कल हम लोग क्या कर रहे थे? एल नीनो इफेक्ट, हाँ एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो इफेक्ट स्टार्ट करना है ना। एक्चुअल में एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? क्लाइमेटिक चेंजेज है ना। हाँ, एल नीनो इफेक्ट मतलब पैसिफिक, वहां पर ठंड होती है तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। हाँ, एल नीनो इफेक्ट क्लाइमेटिक जो चेंजेज हो रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा? आइस कैप मेल्ट करेंगे, है ना, हिमालयन एरिया में भी और ईस्टर्न में। तो उससे क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे सी वाटर से काफी नुकसान होता है। तूफान आता है ना, अब तो तूफानों के नाम भी लोग रखने लगे हैं। अभी आपने सुना होगा कोई तूफान आया था, अभी आने वाला था, आने वाला है, आ गया होगा, आ गया, हाँ। एल नीनो इफेक्ट, ELNIO इफेक्ट, ई से क्या होगा? ये साइंटिस्ट का नाम है। ई से क्या होगा? अर्नस्ट, और एल से लर्निंग, तो एल अर्नस्ट लर्निंग। नीनो लैब का नाम होता है ना बेटा, ये लैब है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था, एल नीनो इफेक्ट, है ना। एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस ओशियन, हाँ क्या बोल रहे हो? पता नहीं मुझे, है क्या इसमें? हाँ, एल नीनो इफेक्ट में लिखिए, इट इज एन एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ surface ocean water. Abnormal, it is an abnormal warming of surface ocean water, surface ocean water in the eastern Pacific Ocean, in the eastern Pacific Ocean. ठीक है, उसको एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस। बेटा आज हम अभी इस क्लास के बाद हम ये क्लास कब तक बढ़ा सकते हैं चाहे तो? इसके बाद कोई क्लास है आप लोगों की? नहीं है ना। तो आज इस चैप्टर को हम हाँ खत्म ही कर देंगे। एक दो पेज का हम आपको वो दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, उससे कर लेना, है ना। मुझे नहीं लगता, हो सकता है 1 घंटा ही लगे, हो सकता है 45 मिनट्स लगे, हो सकता है 1 आवर से ज्यादा लगे, लेकिन आज हम फाइनली +2 का सिलेबस फिनिश घोषित कर देंगे आज, ठीक है ना, ताकि मंडे को हम लोग लिविंग वर्ड पूरा कंप्लीट कर सकें, एक चैप्टर, समझ रहे हो? +1 क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी बेटा, ऐसा नहीं कि इस टाइम पे क्लास नहीं होगी, क्लास पूरे, हाँ रिवीजन क्लास चलती रहेगी, ठीक है। हाँ लिखो, ऑड, ये थोड़ा सा लिखने वाला है ना इक्वोलॉजी, इससे जल्दी से वो हो जाए। ऑड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस लीडिंग टू, ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस leading to increased melting of polar ice caps, melting of polar ice caps, as well as other places like the Himalayan snow caps, as well as other places like the Himalayan snow caps। आज पता नहीं अपने आप बार बार फोकस कर रहा है, ये क्यों? स्टेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ओवर मेनी ईयर्स दिस विल रिजल्ट इन राइज इन सी लेवल। बहुत सालों तक अगर ऐसा होता रहा तो
सी वाटर लेवल तो बढ़ेगा। ओवर मेनी ईयर्स दिस विल रिजल्ट इन rise in sea level, rise in sea level that can submerge many coastal areas, that can submerge many coastal areas, जो किनारे के होंगे समंदर किनारे वो डूब जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न, it is also responsible for sudden changes in rainfall pattern and drought, कहीं सूखा कहीं बहुत ज्यादा पानी, है ना। और ये फैक्टर किस एक्चुअल में ये फैक्टर कैसे काम करता है, फाइनली बायोडायवर्सिटी लॉस होता है इससे, एल नीनो इफेक्ट से बायोडायवर्सिटी लॉस होता है बेटा, है ना, इनडायरेक्टली। लिखिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एल नीनो फैक्टर फॉर बायोडायवर्सिटी लॉस, बायोडायवर्सिटी लॉस। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल करेंगे बेटा ग्लोबल वार्मिंग को, तो हेडिंग दो कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हेडिंग दो बेटा कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कैसे कंट्रोल करेंगे, इसमें से आप सब जानते ही होंगे आधा से ज्यादा। हाँ, डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना होगा, प्लांटेशन करना होगा, रिफॉरेस्टेशन करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकना होगा, पॉपुलेशन को रोकना होगा, ये सब तो आप अपने से लिख सकते हो। लिखो कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, का कम यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि सब्जी लाने जा रहे हैं कार में बैठ के आराम से, है ना, साइकिल है तो साइकिल से जा सकते हैं सब्जी लेने, लेकिन 2-1 किलोमीटर तक जाना भी हो तो, लेकिन ऐसा लोग करते कहां पे। क्या लिखा आपने, कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट, इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी का क्या मतलब है, हमें ऐसा इंजन डेवलप करना चाहिए जो इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। जैसे पर किलोमीटर अगर पर लीटर जो है अगर 50 का एवरेज देती है कोई व्हीकल तो वो 60 दे 70 दे, जबकि हो उल्टा रहा है। पता नहीं आपको विश्वास होगा कि नहीं, नहीं अच्छी की बात नहीं है, 100 सीसी पावर सेम है। एक आज कल एक बाइक आती है जो अभी है HF डीलक्स 100 सीसी की है, मतलब कम 97 सीसी की ऐसे कुछ है। हाँ, और पहले था 100 सीसी की बाइक हीरो होंडा कंपनी ने निकाला था, है ना, मेरे पास थी इसलिए मैं जानता हूं, मैंने उसको पूरे के पूरे 15 साल चलाए हैं। जब एक्सपायर हो गया आरसी तो फिर मैंने उसको सेल कर दिया ऐसे, मतलब समझ रहे हो। वो अगर लॉन्ग रूट पे जाओ या मतलब मार्केट में बेटा कम से कम वो आप विश्वास नहीं करोगे 80 का एवरेज था उसका, 80 देती थी, और इंजन मॉडिफाइड होता चला गया बेटा। आज देखो एक्टिवा 30-40 के बीच में देती है एवरेज, है ना, वो गियर फ्री है शायद इसलिए देती हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो गियर वाली है 100 सीसी की है बाइक वो भी 50 से ज्यादा कभी दिया ही नहीं एवरेज, और मार्केट में तो 40-45 जाते जाते उसकी हालत खराब हो जाती है। समझ रहे हो, लिखने के लिए है बस 60-80 जो लिखते हैं लोग, वो लिखते हैं अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं ऐसा। पता नहीं क्या चक्कर है, पेट्रोल की क्वालिटी चेंज हो गई है या पता नहीं, मुझे नहीं पता पहले कैसा पेट्रोल मिलता था अभी कैसा, मुझे नहीं पता। मतलब एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं, जितना एनर्जी लॉस होता है उसको कंज्यूम करके बेटा इंजन की एफिशिएंसी बढ़ा दें तो फ्यूल का यूज कम हो जाएगा अपने आप, ठीक है, पोल्यूशन कम होगा उससे। नेक्स्ट लिखो रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन,
रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट लिखेंगे प्लांटिंग ट्रीज and slowing down the growth of human population. Planting trees and slowing down the growth of human population. चलो सब तो कर भी लेंगे, ये कैसे करेंगे लोग, है ना। पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, कितना समझाने के बावजूद भी। देख रहे हो अभी तो इधर भी तो काउंटिंग नहीं 10 सालों पे होती है ना, अभी चल रही है। देखो कितना आता है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है बेटा। आपको पता ही है कि हर 6वां आदमी पूरे वर्ल्ड में इंडियन है, पता है ना कि नहीं। हर 6 में से 1 आदमी इंडियन है। इतनी पॉपुलेशन तो पहले था, अब तो मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, सोच लो कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट लिखो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आर आल्सो बीइंग टेकन टू कंट्रोल द international initiatives are also being taken to control the emission of greenhouse gases. यार वो जून वाला। नेक्स्ट लिखो एंड लास्ट हेडिंग क्योटो ना, प्रोटोकॉल, KYOTO जगह का नाम है, कंट्री है ना, प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल दिसंबर 1977, दिसंबर 1977, सॉरी 1997 है क्या, देखना। हाँ 97 है शायद। हाँ लिखो क्योटो प्रोटोकॉल, वो भी इसमें आ जाएगा। लिखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन क्योटो, इंटरनेशनल जापान में है ये, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, सॉरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन क्योटो जापान। क्योटो जापान obtained commitment from different countries for reducing overall greenhouse gases emissions at a level 5% below 1990 लेवल बाय 2008 to 2012 के बीच में 5% ये लोग घटाएंगे, ऐसी बात हुई थी। इसको बोलते हैं बेटा, इन ब्रैकेट लिखो COP3, COP3, CO ब्रैकेट में लिखना COP3, COP मतलब ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3, ठीक है ना। चलो अब वैसे एनसीईआरटी में गिवन है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अब है बेटा ओजोन डेप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब
ओजोनोस्फीयर, जानते हो? स्ट्रेटोस्फीयर मतलब ओजोनोस्फीयर। ओजोन O3 है ना, डेप्लीशन, ओजोन डेप्लीशन मतलब हाँ, इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को और क्या बोलते हैं हम? ओजोनोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। बेटा मान लो ये है अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, और ये क्या है? एटमॉस्फेयर है पूरा ये, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का सबसे टॉप जो लेयर है, हाँ नीचे से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ, ये अपर सरफेस है ना, ये ट्रोपोस्फियर सबसे अपर, उसके नीचे नीचे ना, नहीं मैं टॉप पर बोल रहा हूं, यहां पर थर्मोस्फियर एटमॉस्फियर का, और स्ट्रेटोस्फियर क्या है? अपर पार्ट जो आप बोल रहे हो यहाँ पे होगा, लेकिन इसका अपर पार्ट जो है, मतलब हाफ से ऊपर हम देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फियर। और जो सरफेस के पास है उसको क्या बोलते हो? हाँ, ट्रोपोस्फियर। जो लोअर सरफेस है बेटा यहां पर, लोअर सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? 10 से 15 किलोमीटर, ट्रोपोस्फियर, TROPO स्फीयर, ठीक है। अब चीज यहां पे हमें ध्यान देनी है बेटा, ओजोन कहां पे होती है? स्ट्रेटोस्फियर में या ट्रोपोस्फियर में? स्ट्रेटोस्फियर में। चलो, यहां पे जो ओजोन होती है बेटा O3 यहां होती है, मैं तो बोलता हूं कि यहां भी O3 होती है, ठीक है। लेकिन बेटा इस O3 को हम याद रखना गुड ओजोन बोलते हैं, और इसको बैड। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन क्या होता है ये आपको पता चल गया, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन, ठीक है। ये गुड क्यों है? क्योंकि बेटा ट्रैप कर लेती है क्या? यूवी रेज को ट्रैप कर लेती है बेटा। और ये बैड किस लिए है? क्यों है बैड? हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिज्म। जरा मुझे एक ह्यूमन पे जो इसका साइड इफेक्ट होता है आप हमें बताओगे? ब्लड में, ब्लड, अरे उससे स्किन डिजीज कहाँ की होगी भाई? ये ब्लड में बेटा, ये ब्लड है, ब्लड में अगर O3 अगर गया तो फिर क्या करता है ये आप जानते हो? अब कोई बताएगा हमें क्या बनाता है? नहीं, हाँ होती है, फिर ये करता क्या है बेटा? HB में आप जानते हो आयरन होता है, HB में आयरन होता है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। इस आयरन को फेरिक से फेरस बना देता है, मतलब Fe3+, ठीक है। और ये जिस हीमोग्लोबिन में होगा उस हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेट हीमोग्लोबिन। उसको क्या बोलते हैं? मेट हीमोग्लोबिन। और ये मेट हीमोग्लोबिन परमानेंटली डैमेज है, ये कभी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता।
मेट हीमोग्लोबिन। क्यों? चेंज हो गया ना कंपोजिशन। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बहुत ही डिक्रीज कर देता है, इसलिए जो सरफेस पे है ट्रोपोस्फियर पे है ओजोन वो बैड ओजोन है, और जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है वो गुड ओजोन है। ठीक है, समझ में बात आई? ठीक है ना, क्लियर है? मानो मानस मानस चलो, अब हम ओजोन की थिकनेस को मेजर कैसे करते हैं बेटा? डॉप्सन यूनिट में। डॉप्सन, DOBSON, डॉप्सन यूनिट में। तो लिखिए DU डॉप्सन यूनिट। ठीक है, DOBSON डॉप्सन यूनिट लिखिए। The thickness of the ozone in a column of air, the thickness of ozone in a column of air, in a column of air from the ground to top of the atmosphere, is measured in terms of air from the ground to top of the atmosphere is measured in terms of Dobson unit, DU। और करके लिख लो OR, और thickness of ozone is measured in Dobson unit। thickness of ozone is measured in Dobson unit। ठीक है, लिख लिया। अब हेडिंग दो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन। ओजोन फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन। ओजोन फॉर्मेशन एंड डेप्लीशन, पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं फिर डेप्लीशन देखेंगे। बेटा ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसमें इसके ऊपर जब यूवी रेज आती है बेटा तो ये किस में कन्वर्ट कर देती है? ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ना, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ये स्प्लिट कर देती है, इसको हम क्या बोलेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात, है ना। नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया ये। फिर बेटा एक और O2 है मॉलिक्यूल, ठीक है, O2 प्लस इसमें नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, और ये बना लेगा क्या? O3 बन गया। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 3O2 और यूवी रेज, ये बन गया बेटा 2O3। ठीक है, 2O3। ठीक है, अब ये बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एक बात ये भी याद रखना है हमें कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओजोन जो है यूवी रेज के ही प्रेजेंस में फिर से ऑक्सीजन में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकती है। यूवी रेज ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो लिखिए यहां पर इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस इन ब्रैकेट साइमल्टेनियस एंड बैलेंस्ड प्रोसेस, ब्रैकेट क्लोज। एक साथ है ना, दोनों काम चल रहा है। साइमल्टेनियस एंड बैलेंस्ड प्रोसेस, ब्रैकेट क्लोज।
So thickness of O3 layer, so thickness of O3 ozone layer and protection from UV rays maintained by this process, क्यों? क्योंकि ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है ना, अगर ओवरऑल बोले तो दोनों प्रोसेस में यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, तो ब्रैकेट में आप लिख लो बिकॉज दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब यूवी रेज, बिकॉज ब्रैकेट में लिखो बिकॉज दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब यूवी रेज। अब एक चीज लिखो, क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ होता है बेटा? इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, ठीक है ना। वो क्या करता है बेटा कि ओजोन फॉर्मेशन को तो डिस्टर्ब नहीं करता वो, है ना, कोई इंटरफियर नहीं करता ओजोन की फॉर्मेशन में, लेकिन वो ऑक्सीजन की सिंथेसिस को बढ़ाता है। कैसे? दो बात याद रखनी है हमें। एक तो ऑक्सीजन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, कैसे? ओजोन को स्प्लिट करके, पहली बात तो ओजोन की थिकनेस को कम करेगा। दूसरी बात क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल एक अगर है तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा कि ओजोन को तोड़ के ऑक्सीजन बनाता है। दूसरा काम ये करता है वो कि रिएक्शन में जैसे कि एंजाइम होता है ना, रिएक्शन के पहले जैसा था रिएक्शन के बाद भी वैसा साफ बच के निकल जाता है, तो ऐसे ही स्प्लिट करने के बाद ये बिल्कुल साफ बच के निकल जाता है। इन्वॉल्व तो होता है प्रोसेस में, बट इसका कुछ बिगड़ता नहीं, जैसा था वैसे निकल जाता है। तो अपने मतलब जब तक इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल अगर किसी ओजोन के पास चला गया तो पता नहीं कितने टाइम तक वो कितने ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। कुछ आइडिया है आपको? हैं? एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बेटा 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ता है। एक आइडिया दिया था मोलिना एंड रॉलैंड, साइंटिस्ट का नाम है, इन लोगों ने बताया था। अभी मैं लिखवा देता हूं आपको कि वो वन मॉलिक्यूल जो क्लोरीन का है बेटा वो लगभग 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ता है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्लोरीन इन ब्रैकेट फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरीन Cl इन ब्रैकेट क्या लिखोगे? फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, ठीक है। डू नॉट अफेक्ट ओजोन फॉर्मेशन, CFCs do not affect ozone formation, but it increase formation of oxygen from O3, so it deplete O3। ठीक है, देखो कैसे करता है ये। CFCl3 है ये, ठीक है। CFCl3 क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल 3 एटम है, ठीक है। इसमें लगेगा बेटा UVC, UVB भी होता है, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, तो इसमें लगेगा बेटा UVC, ठीक है। ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? CFCl2
CFCCl2 प्लस Cl। क्लोरीन एक अलग हो गया, एक अलग क्लोरीन हुआ। फिर CFCl2, इसमें फिर से क्या लगेगा, UVC, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CFCl। एक तो यहां पे अलग हुआ ही था, ठीक है, देख रहे हो, नाम ही भूल जाता हूं मैं, क्लोरीन, ठीक है। यहां पे ये 2 है, तो फिर यहां पे CFCl हो गया प्लस Cl। देख रहे हो क्लोरीन सारे अलग अलग हो रहे हैं। अब ये करेंगे क्या, देखो, क्लोरीन O3 को तोड़ेगा, मैंने बताया आप लोगों को, तो Cl प्लस O3, ये रिएक्ट करके क्या बना लिया बेटा, O3 को O2 बनाएगा, मतलब ClO प्लस O2, एक ऑक्सीजन के एटम को ले लिया, खुद ले लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, ClO प्लस O3, दूसरे को तोड़ा, ठीक है, और Cl अलग हो गया, देख रहे हो, प्लस 2O2, 2 दूनी 4, और यहां पे भी 4 है, देख रहे हो, बैलेंस है इक्वेशन। तो आप देख रहे हो कि यहां पर क्लोरीन पहले इन्वॉल्व हुआ और साफ साफ बच के निकल गया, ये तोड़ दिया इसने ऑक्सीजन के दो, ओजोन के 2 मॉलिक्यूल को, देख रहे हो, हैं? हाँ, मतलब ओवरऑल ओजोन को तो खत्म कर दिया इसने, तो जो यूवी रेज को वो ट्रैप कर रहा था अब नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? तो अब यहां पे लिखिए क्लोरीन, इक्वेशन सारे लिख लो, लिख लिया इक्वेशन सारे, चलो लिखो, क्लोरीन एटम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, chlorine atoms are not consumed in reaction. Chlorine atoms are not consumed in the reaction. Hence, one CFC, hence one CFCs are added to the stratospheres, they have permanent and continuous effect, and ozone levels, continuous affect the ozone layers, हो गया। अब लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अ सिंगल चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, अ सिंगल क्लोरीन एटम कन्वर्ट्स 1 lakh molecule of ozone, 1 lakh molecule of ozone into oxygen, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय मोलिना, MOLINA, मोलिना, एंड रोलैंड, ROWLAND, रोलैंड, in 1974 में बेटा इन दोनों लोगों ने ये डिस्कवर किया था, बताया था, ठीक है, और इसके लिए इनको नोबेल मिला था बेटा प्राइज 1995 में। ठीक बात है। अब
अब है बेटा ODS, मतलब ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ODS हेडिंग दो, ODS ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल CFCs, कितना कंट्रीब्यूशन है इसका? 14% ऑफ टोटल डेप्लीशन। CFCs का रोल बेटा 14% है, ठीक है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का रोल है 3.5% डेप्लीशन, ठीक है। हाँ, SO2 कॉमा एक और है टेट्राक्लोरीन है, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है क्या? देखना एनसीईआरटी में लिखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड है शायद, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब्सटेंसेज हैं जो, ठीक है ना, क्लोराइड। मेथाइल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरीन तो है, जानते ही हो, क्लोरीन एक्सेट्रा। ये सब सारे जो हैं क्या है? ODS हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब एक बात आती है बेटा, ओजोन होल। अब क्यों होता है ये तो हम बता दिए, वही उसी डिप्लीशन से ही होता है, ठीक है। लार्ज होल, और ये अंटार्कटिका के आसपास ही ज्यादा होता है। क्यों? वहीं पे क्यों ओजोन होल है ज्यादा, थिकनेस वहीं पे कम क्यों है? चलो थोड़ा लिख लो तो फिर बात करते हैं इसके बारे में, और रीजन भी खोजेंगे क्यों ऐसा, वहीं पे क्यों होता है ऐसा। कभी सोचा है आपने? नहीं? चलो लिखो, मैं बताता हूं। इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ, it is a large area of thinned, THINNED, it is large area of thinned ozone layer, over with underline Antarctic region, ANTARCTIC, अंटार्कटिक रीजन, अंडरलाइन किया इसको। हाँ, एट दिस पॉइंट डेप्लीशन ऑफ O3 हैज occurred more, at this point depletion of O3 has occurred more as compared to O3 has occurred more as compared to the rest of the stratosphere, as compared to the rest of the stratosphere. Next point, during 1956 to 1970 के बीच में, है ना, 1970, थिकनेस ऑफ O3 ओवर अंटार्कटिक रीजन was किसमें मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट में। तो 280
डॉप्सन यूनिट से लेके दो सौ अस्सी से 325 डॉप्सन यूनिट तक, ठीक है ना, था। अब ये 1979 लिखते चलो, 1979 में कितना हो गया था, पतला थोड़ा होगा ना, और 225 रह गया था डॉप्सन यूनिट, ठीक है। 1985 देखो कितना तेजी से पतला हो रहा है, उसकी थिकनेस है ना, 136 डॉप्सन यूनिट रह गया था। इन 1994 विश्वास करो कि कितना हो गया ये, 94 डॉप्सन यूनिट। 94 में 94 रह गया था बस। अब कितना होगा इस समय? लेकिन मजे की बात देखो, मैं आपको बताऊं ऐसे, मतलब अगस्त अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में ज्यादा ये थिन हो जाता है, और है ना, मैं बता रहा हूं क्यों। पहले तो सुन लो होता क्या है उसमें हर साल, कि इसकी थिकनेस मान लो इतनी थी, कितना 280, पहले ये 280 है मान लो, तो बाद में जब 1979 तक आते आते इसकी थिकनेस जो है कम होती गई, इतनी हो गई मान लो, ठीक है, इतनी। लेकिन ये जो है कब ऐसा होता है, अब ये मेंटेन भी हो जाता है, पूरे साल भर में मेंटेन भी रहता है ये, ऐसा नहीं कि थिन थिन हो गया तो उतना ही पड़ा रहता है, नहीं, इसकी रिपेयरिंग भी होती है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, बात समझो थोड़ा सा, कि क्लोरीन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है बेटा लो टेम्परेचर, लगभग -85 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब O3 के साथ CFC जब रिएक्ट करता है ना, तो लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है बेटा, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब लो टेम्परेचर उसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। बात समझ में आई? तो अंटार्कटिका रीजन में बेटा वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती, अगस्त के आसपास की बात है, अगस्त से अक्टूबर तक के बीच में, या अक्टूबर सितंबर ऐसे कुछ लिखा होगा। हाँ, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर आपके एनसीईआरटी में उस डायग्राम के नीचे लिखा होगा। अक्टूबर के पहले पहले क्या होता है कि टेम्परेचर वहां का माइनस में चला जाता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये उसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है, तो क्लोरीन और तेजी से रिएक्ट करने लगता है, तो थीन बना देता है उस टाइम पे। और जैसे जैसे अक्टूबर के बाद बेटा टेम्परेचर वहां का बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो वो फिर से नॉर्मल होने लगता है। तो जो ये जो पतला हो जाता है ना, फिर से ये मेंटेन होता है हर साल, अक्टूबर के बाद ये मेंटेन हो जाता है। तो मेंटेन होने का मतलब ये नहीं कि पूरा मेंटेन कर लेता है, लेकिन जितना रहता है डॉप्सन यूनिट उससे बढ़ जाता है थोड़ा, समझ रहे हो? इसलिए आज भी कंप्लीट वो वहां, ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज भी वहां पे बिल्कुल ओजोन है ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो सीजन में, हर साल सीजन में जब टेम्परेचर बहुत स्लो हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। इसका मैं जो मैंने अभी बताया, इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, समझ में बात आई? तो क्यों थिन होता है ये आपको समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक बोलना जरा क्या है, 23 डिग्रेडेशन ऑफ, एक 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 वो बना हुआ है, ओजोन, ओजोन होल इज एंड इज द एरिया, वो जो डायग्राम जो गोल बना हुआ है ना, उसके नीचे क्या लिखा है देखो, ओजोन होल इज द एरिया अबव अंटार्कटिका वेयर द ओजोन लेयर इज द थिनेस्ट। Ozone thickness is given in Dobson unit. The ozone hole over Antarctica develops each year between the August and early October, according to NASA, ठीक है, NASA के अकॉर्डिंग।
अच्छा, एक क्वेश्चन है कि व्हाई ओजोन होल अकर मेनली इन अंटार्कटिका रीजन। तो इसका आंसर ये है बेटा कि वहां पे टेम्परेचर कम होता है, वहां पे -85 डिग्री लो टेम्परेचर, बिल्कुल। अंटार्कटिका लोकेटेड एट द साउथ पोल। सर अगर सनलाइट कम होती है तो यूवी रेज भी कम होती है। बेटा ये नहीं है, वेवलेंथ का तो देखो भाई, डीप सी वाटर में जो ज्यादा वेवलेंथ की होती है वो पहुंच जाती है, ठीक है। जो कम वेवलेंथ की तो नहीं पहुंच पाएगी, और वही अल्ट्रावायलेट है। समझ रहे हो बात को, इसलिए वो नुकसान पहुंचाती हैं। और क्लोरीन के एक्शन के लिए बेटा अल्ट्रावायलेट की जो यूवी रेज की जरूरत ही नहीं है। CO2 इंक्रीज टेम्परेचर, सो हाँ, बात समझ में आ रही है। क्लोरीन के रिएक्शन के लिए बेटा अल्ट्रावायलेट की जरूरत है ही नहीं। अगर होती तो वो भी ऑब्जर्व करता तो और हमारे लिए बढ़िया होता। अब इक्वेशन तो देखो ना, मैंने लिखा हुआ है वहां पे, यूवी रेज मैंने नहीं दिखाया है। जब वो क्लोरीन वर्क कर रहा है तो मैंने लो टेम्परेचर एक्ट्स एज प्रोमोटर फॉर कैटलिस्ट क्लोरीन। बिल्कुल बेटा, वही मैंने बताया, वो कैटलिस्ट का काम करता है वो। समझ रहे हो। एक चीज और लिख लो, एक स्टेटमेंट लिखो, अंटार्कटिका लोकेटेड एट द साउथ पोल। अंटार्कटिका लोकेटेड एट द साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल, एंड सराउंडेड बाय द साउथ ओशियन, एंड सराउंडेड बाय द साउथ ओशियन, फुल स्टॉप। ओवर ओशियन, over 98% of Antarctica is covered by ice. Over 98% of Antarctica covered by ice. Full stop. It is coldest continent on the earth. It is coldest continent on the earth, on earth. अब ये जो वैसे आप लोग बना लेना डायग्राम, जो गोल सा बनाया हुआ है उसमें ओजोन होल दिखा रखा है उन्होंने, उससे मतलब नहीं है। उसके नीचे जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेना, और नहीं लिखना तो कम से कम इतना तो याद रखना कि लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर के बीच में ये होता है। अब हेडिंग दो बेटा, हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज। तो बेटा जो वेव लेंथ के अकॉर्डिंग जो लॉन्गर वेव लेंथ होती है वो यूवी बी होता है, और जो शॉर्टर होता है वो यूवी रे बोलते हैं उसको, सिंपल। जो लॉन्गर होता है वो यूवी बी बोलते हैं, जो शॉर्टर होता है वो यूवी रे है। ये लॉन्गर है, लॉन्गर वेवलेंथ यूवी बी की होती है, ठीक है ना। वेवलेंथ बी की ज्यादा होती है यूवी से। ऐसे चाहो तो लिख लो यूवी, यूवी बी इज ग्रेटर देन यूवी रे, और ये क्या है, वेवलेंथ लिख लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, यूवी बी जो होता है वो डीएनए में म्यूटेशन कॉज करा देता है। पहला इफेक्ट, यूवी बी कॉज म्यूटेशन इन डीएनए। पहला, डीएनए में यूवीबी ये म्यूटेशन कॉज करा देता है बेटे, म्यूटेशन, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, इट causes aging of skin, causes aging of skin, aging of skin। अभिजीत सिंह लेफ्ट, घर गए। अभिजीत सिंह कोई है ना, बाउंसर, बाउंसर लेफ्ट, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। आ जाना तो बता देना बाउंसर।
अब सुनेगा तो है ही नहीं, फिर बताएगा कैसे। तीसरा लिखो डैमेज टू स्किन सेल्स, डैमेज टू द स्किन सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर, वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर। एक क्लास मेरी और है, मैं भूल ही गया था, भी ड्रॉपर में क्लास है थोड़ी देर में। चलो अभी टाइम है, वैसे कर सकते, बड़े आराम से कर सकते हैं, आज खत्म करके ही चलेंगे आज। हाँ नेक्स्ट लिखो इन ह्यूमन कॉज, इन ह्यूमन आई, in human eyes cornea absorb UVB radiations, in human eye cornea जानते हो ना, cornea absorb UVB, है ना, ऐसे लिखना, UVB रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, UVB रेडिएशन which cause snow blindness, SNOW, snow blindness। और इस इन ब्रैकेट लिखो इन्फ्लोमेशन ऑफ कॉर्निया, स्नो ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस इन ब्रैकेट इन्फ्लोमेशन ऑफ कॉर्निया, कॉमा कैटरैक्ट मोतियाबिंद, कैटरैक्ट CATARACT, कैटरैक्ट एक्सेट्रा। इन ब्रैकेट लिख सकते हो मे परमानेंट डैमेज द कॉर्निया, मे परमानेंट डैमेज द कॉर्निया। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो ऑल्सो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ब्रेक्स chemical bonds of proteins and other biomolecules. High energy UV radiations, high energy UV radiations break chemical bonds of proteins and other biomolecules. अगर ऐसा हुआ तो सोच सकते हो क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यूवी इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को कम कर देती है बेटा, मतलब प्रोडक्टिविटी घटा देगी। यूवी इनहिबिट, ये सब देखो पोल्यूशन का रिजल्ट है। यूवी इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, कॉमा प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन डिक्रीज इन 6 to 22%, ocean productivity of ocean decreased by 6 to 22%, comma in terrestrial decreased by 10 to 25%, 10 to 25% प्रोडक्टिविटी बेटा टेरेस्ट्रियल फोटो सिस्टम कम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा बेटा तो क्या होगा, CO2 इंक्रीज होगा। व्हेन फोटोसिंथेसिस डिक्रीज या डिक्रीज फोटोसिंथेसिस इंक्रीज CO2 in atmosphere, CO2 in atmosphere, CO2 increase CO2 in atmosphere, atmosphere, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इंक्रीजिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब हेडिंग दो आप, कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीशन, कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीशन।